नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री पद के मायने क्या है? इस पद पर बैठने वाले शख्स के दिल और दिमाग में क्या रहता है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। वो आज़ाद भारत में पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच ईमानदारी से इस बात पर भी मंथन होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े और डाइवर्स लोकतंत्र को चलाने वाले प्रधानमंत्री को कौन सा रास्ता चुनना पड़ता है। वो अपने समय की चुनौतियों से निपटने के लिए किन से और किन विचारों से प्रेरणा लेते हैं। राजनीतिक विरोधाभासों के बीच भी राष्ट्रीय हित के लिए किस तरह का समन्वय का रास्ता चुनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर भी 1 अरब 40 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ है। कश्मीर से केरल तक और गुजरात से अरुणाचल तक डाइवर्सिटी को, विविधता को समेटते हुए सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना आसान काम नहीं है। एक सोच, एक रास्ता, किसी एक व्यक्तित्व की छाप इतने बड़े देश की तरक्की और एकजुटता का रास्ता नहीं निकाल सकती है। भले ही नरेंद्र मोदी की ट्रेनिंग संघ की शाखाओं में हुई हो, संघ के विचार उनकी धमनियों में दौड़ रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को चलाने और लोगों की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनमानस के नायकों के विचारों के बीच से ही अपने लिए रास्ता निकाला है। ये सिलसिला पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी तक, वाजपेयी से मोदी तक बदस्तूर जारी है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 8 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी किस रास्ते पर भारत को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फैसलों पर किन पर्सनालिटी की छाप और प्रेरणा दिखती है, उनके दिल और दिमाग में क्या रहता है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का पथ प्रदर्शक कौन कौन रहा है। वो अपने न्यू इंडिया को गढ़ने की मुहिम में बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के कितने पास और कितने दूर हैं। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी में आपको क्या खास दिखाई देता है? जब वो कुंभ में सफाई कर्मियों के पैर धोकर पोंछते हैं, जब वो हाथ में झाड़ू लेकर सड़क की सफाई करने लगते हैं, जब वो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा देते हैं, जब देश के युवाओं को बड़ी चतुराई के साथ अपनी मुहिम के साथ जोड़ लेते हैं, जब एलओसी पार कर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का फैसला लेते हैं। पिछले 8 साल से नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत को चला रहे हैं, उसमें कभी वो बाबा साहब अंबेडकर के करीब दिखते हैं, तो कभी महात्मा गांधी की राह पर आगे बढ़ते दिखते हैं, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह सशक्त भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, तो कभी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की तरह व्यवहारिक फैसले लेते दिखते हैं। मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद मोदी ने उन सभी विचारों के बीच अपने न्यू इंडिया का रास्ता निकालने की कोशिश की, जिन्होंने अलग अलग कालखंड में एक खुशहाल, सशक्त और समरस भारत का सपना देखा था। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी अंबेडकर के सुधारवादी और पिछड़ों को आगे बढ़ाने वाले एजेंडे पर आगे बढ़ते दिखते हैं। इस मुद्दे पर एक किताब आई है, अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। इस सरकार के समय निर्णय हुआ एक बात है, लेकिन मूल बाबा साहब आंबेडकर की उस सोच में पड़ा हुआ है। आजादी के समय संविधान निर्माताओं ने एक समरस और समावेशी भारत का सपना देखा। उस सपने को साकार करने का रास्ता संविधान के रास्ते पर चलते हुए देखा गया।
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। उन्होंने संविधान के जरिए एक ऐसी राह निकाली जिससे हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी दी जा सके। सबको बराबरी के आधार पर वोट का अधिकार दिलाकर तमाम विरोधाभासों और विविधताओं के बावजूद पिछले 75 वर्षों से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। तो इसमें संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब अंबेडकर को एक व्यक्ति नहीं संकल्प मानते हैं। वो बाबा साहेब के सपनों के भारत को किस तरह से गढ़ रहे हैं, इसका एक विश्लेषण अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नाम की किताब में आया है। इस किताब में जिक्र किया गया है कि पीएम मोदी किस तरह बाबा साहेब की सोच के भारत को नया आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं, बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाया। मोदी सरकार अनेक कृषि सुधारों पर भी जोर दे रही है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। संभवतः डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था। समाज के शोषितों और पिछड़ों को आगे बढ़ाने से लेकर भारत की तरक्की को लेकर एक मुखर सोच थी। वो अपने सपनों के भारत को आगे बढ़ाने के लिए 3 बातें कहते थे: शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। वो पूरी जिंदगी सामाजिक समता और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। उनके विचार हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का रास्ता दिखाते रहे। ऐसे में मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं में बाबा साहेब की सोच के भारत को तलाशने की कोशिश की जा रही है। गरीबों और पिछड़ों के जिंदगी में बदलाव के लिए मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों में कई योजनाएं लेकर आई, जिसमें आयुष्मान योजना जिसके जरिए गरीबों को इलाज की सुविधा, उज्ज्वला योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देना, जन धन खाता योजना के जरिए गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर के सपने को पूरा करना। दलील दी जा रही है कि मोदी सरकार की ऐसी कई योजनाओं के जरिए गरीबों के जिंदगी में बदलाव की नई कहानी तैयार की जा रही है और इन योजनाओं को बाबा साहेब के सपनों के भारत के साथ जोड़ा जा रहा है। अंबेडकर ये मानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से बात नहीं बनने वाली, इस देश की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। इसलिए समाज में आज़ादी के बाद भी, इस तरह के उतने रचनात्मक आंदोलनों के बाद भी जो कमियां रह गई थी, उसको दूर करने का प्रयास मोदी कर रहे हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति अपने को इस माटी से, इस मातृभूमि से जुड़ा हुआ महसूस करे। इसके लिए लगातार वो योजनाएं लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित और इतिहास के जानकार दलील दे रहे हैं कि जिस तरह बाबा साहेब आर्थिक समृद्धि, आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पक्षकार थे, उसी रास्ते पर पीएम मोदी का न्यू इंडिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर अंबेडकर के, गांधी के, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाना है तो हमें एक जाति विहीन भारत, एक वर्ग विहीन भारत, उसकी कल्पना करनी होगी। थोड़ा बहुत काम होता है और नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ा सपना है उस पर काम करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। न्यू इंडिया में पीएम मोदी जातियों के बीच खड़ी दीवार को ध्वस्त करने की बात करते हैं। भारतीय समाज और राजनीति में आते इन बदलावों ने पॉलिटिकल पंडितों को पीएम मोदी की नीतियों और राह में बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों के भारत को खोजने की राह दिखाई। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें
शोषितों को समाज में पूरा सम्मान मिले, उन्हें तरक्की का पूरा अवसर मिले, जातियों में बटे हिंदू समाज में एकता स्थापित हो। संभवतः अंबेडकर की इसी सोच का प्रतिबिंब नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के एजेंडे में दिखता है। उनकी सरकार की कोशिश रही है कि गरीबों और समाज के आखिर पायदान पर खड़े आदमी तक उसका हक और सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिले। भले ही महात्मा गांधी और अंबेडकर की भारत निर्माण को लेकर सोच में विरोधाभास था, लेकिन पीएम मोदी के फैसलों में दोनों की सोच के बीच का मध्यम मार्ग दिखता है। मोदी का स्वच्छ भारत अभियान उन्हें महात्मा गांधी के करीब ले जाता है, लेकिन जब मोदी ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उनकी सोच बहुत हद तक महात्मा गांधी से प्रभावित लगती है। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं तो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के जरिए आत्मनिर्भर भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दोनों की जन्मभूमि गुजरात है। महात्मा गांधी ने जहां सत्य और अहिंसा का सफल प्रयोग करते हुए देश को आजादी दिलवाई, उनका दिल हमेशा कमजोर आदमी के उत्थान के लिए धड़कता रहता था। महात्मा गांधी तब के राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों से कहा करते थे कि मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब भी दुविधा में हो या जब अपना स्वार्थ तुम पर हावी हो जाए तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं वो क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा? क्या इससे उसे अपने जीवन और अपनी नियति पर कोई काबू फिर मिलेगा? यानी क्या इससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? महात्मा गांधी की सोच के केंद्र में समाज के कमजोर लोगों का कल्याण और सबका विकास था। ये भारतीय जनमानस के मन में बैठी राम राज्य की सोच को जमीन पर उतारने का फलसफा था। इसी सोच को विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़ दिया। मतलब विकास और विश्वास की एक ऐसी धारा जो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक बहे। गांधी जी की राह पर आगे बढ़ते हुए मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास सड़क पर खुद झाड़ू लगाकर पूरे देश को हैरान कर दिया। वाल्मीकि बस्ती में पहुंचकर साफ सफाई की और कूड़ा भी उठाया। मोदी ने साफ सफाई को सेहत और अर्थशास्त्र से जोड़ दिया। उन्होंने मंत्र दिया, न गंदगी करेंगे न करने देंगे। मंत्री से लेकर अफसर तक स्वच्छता मिशन से जुड़ गए। ये महात्मा गांधी की तरह लोगों को जोड़ने वाली नरेंद्र मोदी की कला का ही कमाल है कि स्वच्छता मिशन का साफ साफ असर पूरे देश में महसूस किया जाने लगा। जिस तरह से गांधी जी ये मानते थे स्वच्छता जो है ईश्वर के करीब पहुंचने का, ईश्वर के नज़दीक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम है, ठीक वही अभियान मोदी जी ने इन वर्षों में जिया है स्वच्छ भारत मिशन को लेके। और आज जो एक मानसिकता का बदलाव है, मैं आपको दावा करता हूं कि आप एक कोई चिप्स खाकर उसका रैपर फेंक कर देखिए, थोड़ी देर में अगर वहां भीड़ है, वहां लोग आपको देख रहे हैं, कोई ना कोई युवा बच्चा, कोई ना कोई ऐसा बालक आके आपको टोक देगा कि सर इसको आप क्यों नहीं उस डस्टबिन में डाल देते हैं। ये जो मानसिकता का बदलाव है एक बहुत बड़ा बदलाव है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर काम का पूरा सम्मान होना चाहिए। संभवतः इसी सोच को विस्तार देते हुए नरेंद्र मोदी ने कुंभ के दौरान सफाई कर्मियों के पांव धोए और पोंछे। ब्रिटिश इंडिया में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखे के इस्तेमाल की राह दिखाई और लोगों को खादी के कपड़े पहनने के लिए प्रेरित किया। मोदी एक और आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा चलाते हैं तो बदलते ट्रेंड के साथ खादी में बदलाव की राह भी दिखाते हैं। मोदी के न्यू इंडिया में बदलते ट्रेंड के साथ खादी भी है और देश की तरक्की को रफ्तार देने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी। मेक इन इंडिया भी है और वोकल फॉर लोकल वाली बुलंद सोच भी। खादी का एक धागा आज
आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। ये भारत के आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सबूत है कि देश में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर लड़ाकू विमान तक बन रहे हैं। महात्मा गांधी पर्यावरण और विकास के बीच समन्वय की राह दिखाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए दुनिया को पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एकजुट होने की बात करते हैं। गरीबों, दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों और महिलाओं की तरक्की की खिड़की दरवाजे खोलते दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की तरह लोगों को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावशाली पर्सनालिटी के रूप में दिखते हैं। कभी वो पॉलिटिकल पंडितों की भाषा में टोकनिज्म पॉलिटिक्स के जरिए समाज में बराबरी का संदेश देते दिखते हैं, तो कभी अंबेडकर की तरह समाज सुधारक की भूमिका में। वही राजनेता संसदीय लोकतंत्र में कामयाब होता है जो वक्त से आगे की सोच रखता हो। ये नरेंद्र मोदी की सोच का विस्तार ही है कि पहले से चली आ रही जाति आधारित आरक्षण के बीच से समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण का रास्ता निकालना। नरेंद्र मोदी अपने स्कूल के दिनों में एनसीसी से जुड़े, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन के बीच जिंदगी का फलसफा सीखा। उनके विचार, उनके फैसलों और कामकाज के तरीकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी छाप दिखती है। सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। प्रधानमंत्री मोदी की कड़े और बड़े फैसले लेने की क्षमता को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखा जाता है। वो कई बार कह चुके हैं कि नेताजी की ऊर्जा, आदर्श, तपस्या और त्याग भारत के हर नौजवान के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। नेताजी की तरह ही मोदी भी हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं और एक मिशन पूरा होने से पहले ही दूसरे मिशन पर जुट जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्रवाद की कल्पना में धार्मिक विविधता का बड़ा महत्व था। जहाँ तक शासन व्यवस्था का सुचारू और चुस्त होना है, ये नेताजी की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि शासन का एक वर्चस्व होना चाहिए, सत्ता प्रभावशाली होनी चाहिए और जो सत्ताधीश हैं उनकी बात का समाज पर असर होना चाहिए। उस दिशा में लेकिन एक अलग रास्ते से नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये मुहावरा चल गया है कि नरेंद्र मोदी हैं तो मुमकिन है। सुभाष चंद्र बोस का सपना आजाद और मजबूत भारत था। मोदी भी एक मजबूत भारत के सपने को साकार करने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। पश्चिम में एलओसी से पूर्व में एलएसी तक आज का भारत दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दे रहा है। सरहद पर पाकिस्तान की शैतानियों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के तौर पर दिया जा रहा है, तो चाइना की चालबाजियों का जवाब भारतीय सेना के शूरवीर गलवान घाटी और डोकलाम में दे चुके हैं। नेताजी की तरह ही मोदी को भी अनुशासन बहुत पसंद है। मोदी में भी नेताजी की तरह ही अपने मिशन से लोगों को जोड़ने की गजब की क्षमता है। सरकार का एक ही मजहब होता है, इंडिया फर्स्ट। सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ होता है और सरकार का धर्म ग्रंथ होता है
भारत का संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार की एक ही भक्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ भारत भक्ति। सरकार की एक ही शक्ति होती है, 125 करोड़ की जनशक्ति, ये सरकार की शक्ति होती है। और सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ, सबका विकास। भारत की आजादी के लिए नेताजी ने अपने निजी रिश्तों को इस्तेमाल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, तो मोदी भी वैश्विक मंचों पर अपनी निजी केमिस्ट्री का इस्तेमाल राष्ट्रीय हितों को साधने में बड़ी चतुराई से कर लेते हैं। नेताजी ने आजाद, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का सपना देखा था, तो नरेंद्र मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत और इंडिया फर्स्ट के एजेंडे को सुपरसोनिक रफ्तार से आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वैसे तो दो पर्सनालिटीज के बीच तुलना करना ही बेमानी है, लेकिन जब कोई भारत के प्रधानमंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा हो और देश निर्माण के लिए अलग अलग विचार और सोच पर बहस छिड़ती रहे, तो ऐसे में अतीत के पन्नों का पलटा जाना और जनमानस पर गहरी छाप छोड़ने वाली हस्तियों के सोच से तुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि भारत निर्माण में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा है। भले ही पीएम मोदी और उनके मंत्री देश की ज्यादातर समस्याओं का ठीकरा कांग्रेस की पिछली सरकारों के सिर फोड़ते रहे हों, पर पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर जिस तरह से राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखा और सुपर पावर्स के दबाव से भारत की विदेश नीति को मुक्त रखा, उसमें बहुत हद तक वो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते दिखते हैं। अगर उन्होंने भारत को महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई से दूर रखने के लिए गुट निरपेक्षता का रास्ता चुना, तो नरेंद्र मोदी भी यूक्रेन युद्ध के दौरान तेजी से बदलते ग्लोबल ऑर्डर में दिल्ली डिप्लोमेसी को महाशक्तियों के दबाव से मुक्त रखते हैं, भारत की राष्ट्रीय हितों को देखते हुए फैसले लेते हैं। भले ही मोदी के दौर में विदेश नीति पूरी तरह व्यवहारिकता के धरातल पर खड़ी हो, तेजी से बदले शक्ति संतुलन के बीच भारत रिश्ते नए सिरे से परिभाषित कर रहा हो, अमेरिका, रूस और यूरोप के साथ अपनी शर्तों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रिश्तों को परिभाषित कर रहा हो, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत में कुछ हद तक पंडित नेहरू की छाप भी दिखती है। पंडित नेहरू की पहचान एक वर्ल्ड लीडर की तरह थी। उनकी निजी सोच की छाप विदेश नीति पर साफ साफ दिखती थी। वो अपने विचारों से तब के बड़े वैश्विक नेताओं को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। इसी तरह मोदी की सोच का प्रतिबिंब दिल्ली डिप्लोमेसी में दिखता है। अपने खास स्टाइल से दुनिया के कई बड़े नेताओं को वो अपना मुरीद बना चुके हैं। मोदी कभी नेहरू की तरह भारत के शांति पथ पर आगे बढ़ते दिखते हैं, तो कभी पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश करते। पंडित नेहरू अगर संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते थे, तो नरेंद्र मोदी भी संसद की सीढ़ियों पर माथा टेककर संसदीय परंपराओं में अपनी आस्था का परिचय दे चुके हैं। जिस तरह पंडित नेहरू के नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर में गहरी रुचि थी, उसी तरह मोदी की भी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में बहुत दिलचस्पी है। मोदी की शख्सियत और फैसला लेने की क्षमता में पॉलिटिकल पंडित कुछ हद तक इंदिरा गांधी का तौर तरीका भी देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक पंडित नेहरू का सवाल है, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक आइडियलिस्ट और इंटरनेशनलिस्ट के तौर पे जाने जाते थे। उदाहरण कश्मीर इशू को यूएन में ले जाना। जहाँ तक इंदिरा गांधी का सवाल है, वो एक उनकी जो छवि थी वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की थी, और जिनके बारे में ये भी कहा जाता था कि वो आयरन लेडी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो छवि है वो एक स्टॉन्च नेशनलिस्ट की छवि है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने दौर की चुनौतियों और परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेता है। अगर पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी कूटनीति के मोर्चे पर अपने पिता के वैश्विक आदर्शवाद के सिद्धांतों को सामरिक व्यवहारिकता यानी ग्लोबल आइडियलिज्म को स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की ओर शिफ्ट कर देती हैं, तो तेजी से बदलते शक्ति संतुलन में मोदी की कूटनीति में थोड़ा नेहरू के दौर जैसा आइडियलिज्म, थोड़ा इंदिरा गांधी के दौर जैसा स्ट्रेटेजिक रियलिज्म और थोड़ा 1990 के बाद का इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, तीनों का मिला जुला रूप दिखता है।
कभी कोई प्रधानमंत्री नेहरू की तरह बोलने की कोशिश करता है, कभी कोई इंदिरा गांधी की तरह काम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी कई बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाने का साहस करते हैं। कई लोग उसको दुस्साहस भी कह सकते हैं, लेकिन वो सत्साहस भी होता है। इंदिरा गांधी भी ऐसे कई काम करती थी और बहुत सफल भी हो गई, जैसे कि उन्होंने परमाणु बम का भूमिगत परीक्षण किया, बांग्लादेश बनाया उन्होंने, सिक्किम को मिलाया, खालिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी। तो इस तरह के बड़े काम मोदी भी करते हैं और मोदी कर रहे हैं इस तरह के काम। मतलब नरेंद्र मोदी की नीतियों में कभी बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत खोजने की कोशिश होती है, कभी महात्मा गांधी के सपनों का भारत, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत, तो कभी उनकी नीतियों में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के स्टाइल की छाप खोजी जाती है। लेकिन एक सच ये भी है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने समय की चुनौतियों से निपटने और देश को आगे ले जाने के लिए नए नए रास्ते आजमाता रहता है। लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ता है। सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से और पॉलिटिकल पंडित अपनी दलीलों के हिसाब से वर्तमान के फैसले को अतीत के पन्नों से मिलान करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी भी है। ये आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो पहियों के सहारे आगे बढ़ती है। सियासतदां अपने दिल की बात कई बार जुबान पर लाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर विरोधी पक्ष की प्रशंसा कर दी तो शायद उन्हें सियासी नुकसान न हो जाए। इतिहास गवाह रहा है कि कुछ ऐसे भी मौके आए जब विरोधी पक्ष ने इस लकीर को पार करते हुए सत्ता पक्ष की प्रशंसा की। साल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की थी, पर इतिहास के पन्नों में ऐसे मौकों की गिनती बहुत कम है। ज़्यादातर नेता सत्ता में आने पर पिछली सरकारों की नीतियों की मूल आत्मा को जारी रखकर और उसमें संशोधन कर मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मोदी एक ऐसे कैलकुलेटेड लीडर हैं जो दुनिया की हर हलचल पर 24/7 नज़र रखते हैं और उनकी टीम 6 महीने से साल भर आगे की प्लानिंग पर काम करती है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने खुद को एक ऐसे ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है जिसमें उनकी इमेज के आगे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। नरेंद्र मोदी हर एक्शन के रिएक्शन का पहले ही हिसाब बैठा लेते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि चुनावी सभाओं में क्या बोलना है और देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए किन रास्तों पर चलना है। इसलिए मोदी कभी अंबेडकर की तरह सुधारवादी, कभी महात्मा गांधी की तरह मानवतावादी, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह राष्ट्रवादी, तो कभी नेहरू और इंदिरा की तरह यथार्थवादी दिखते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।